स्वर्गवासी माँ का जादुई लहंगा। बहुत समय पहले की बात है। किशोरगंज में दो बहनें रिंकी और पिंकी रहा करती थी। दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था, क्योंकि कुछ समय पहले ही दोनों के माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, जिसके बाद वो दोनों इस दुनिया में अकेली पड़ जाती है। कुछ दिनों तक उनके घर में शांति का माहौल बना रहता है। कोई भी कुछ करने के मूड में नहीं होता। एक दिन की बात है जब रिंकी और पिंकी के चाचा उनके घर आते हैं और उनसे कहते हैं, तुम दोनों तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ। चाचा होने के नाते से मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ। तुम दोनों मेरे बच्चों की तरह हो और फिर बड़े भाई के जाने के बाद इस दुनिया में मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। तुम तो जानती ही हो इस दुनिया में अकेले रहना लड़कियों के लिए कितना खतरनाक है। दोनों बहनें रिंकी और पिंकी अपने चाचा के साथ उनके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब तीनों घर पहुंचते हैं तो उनकी चाची उनका दरवाजा खोलती है। उनकी चाची उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ना ही उन्हें अपने घर में रखना चाहती थी, जिस वजह से वो दरवाजा खोलते ही कहती है, तुम इन दोनों लड़कियों को लेकर अपने घर क्यों आ गए? तुम तो इनसे मिलने गए थे ना, तो तुम इन्हें अपने साथ क्यों लेकर आ गए? बताओ मुझे, बताओ जरा। इतनी महंगाई में मैं इन्हें कैसे रखूंगी? और फिर तुम कौन सा बहुत ज्यादा कमाते हो? जाओ इन्हें वापस छोड़ कर आओ। देखो भाग्यवान, मैं तुमसे कभी कुछ उल्टा नहीं कहता। ये मेरे बड़े भाई की बेटियां हैं। इनकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। भाई के चले जाने के बाद मैं इनका ख्याल रखूंगा। रिंकी और पिंकी के चाचा उनका सामान उनके कमरे तक पहुंचा देते हैं। जैसी ही दोनों बहनें अपने कमरे में जाती हैं, उन्हें अपनी चाची का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन इस महंगाई के जमाने में दोनों अकेली क्या करती, इसलिए वो दोनों चुपचाप अपने कमरे में अपना सामान लगाते हैं। थोड़ी देर बाद ही उनकी चाची उनके कमरे में आती है और उन्हें 2-4 बार सुना जाती है, तुम दोनों अपने चाचा की मेहरबानी से यहाँ पर आई हो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तुम्हें अगर इस घर में चैन और आराम की जिंदगी चाहिए तो पहले तुम्हें मुझे चैन और आराम देना होगा। घर के सारे काम तुम दोनों को संभालने होंगे। मैं तुम्हारा एक भी काम नहीं करूँगी, ये बात ध्यान रखना। दोनों बहनें अपनी चाची की बात मान लेती है और अगले ही दिन से सारा काम खुद संभालने लगती है। रिंकी और पिंकी के चाचा शहर में काम करने के सिलसिले से कई बार बाहर जाते थे और कुछ दिनों बाद आते थे। ऐसी ही रिंकी के चाचा को काम के सिलसिले से बाहर जाना पड़ता है और वो 1 हफ्ते के लिए बाहर जाते हैं। तभी उनकी चाची सुनहरा मौका देखकर उनसे ढेर सारा काम करवाती है। इतना सारा काम करके दोनों बहनों के कल ठिकाने आ जाएगी और हो सकता है ये दोनों घर छोड़कर चली जाए, फिर मैं आराम से अपने घर में रहूंगी। दोनों बहनें बहुत बहादुर होते हैं। अपनी चाची के बताए हुए सारे काम समय से निपटा लेते हैं। सारा काम समय पर निपटने के बाद दोनों बहनें आराम करने लगती है। तभी उनकी चाची कहती है, तुम दोनों लड़कियों को मैंने आराम करने को तो नहीं कहा था। चलो अब जल्दी से उठो और मेरे हाथ पैर दबाओ और मेरे सर में भी मालिश कर दो। दोनों बहनें अपना आराम छोड़कर अपनी चाची की मालिश करने लगते हैं और उनके हाथ पैर दबाकर सर की चंपी करने लगते हैं। ऐसे ही पूरे हफ्ते उनकी चाची उनसे ढेर सारा काम करवाती है और उन्हें चैन की 2 रोटी तक नहीं देती। पूरा हफ्ता बीत जाता है। दोनों बहनें आराम नहीं कर पाती और अगले दिन ही उनके चाचा शहर से वापस लौटने वाले होते हैं। दोनों बहनें बहुत खुश होती है। तभी दोनों बहनें आपस में बातें करती हैं, पूरा हफ्ता जैसे तैसे बीत ही गया। मैं बहुत खुश हूँ कि कल चाचा जी आ रहे हैं। चाचा हमें बहुत प्यार करते हैं, वो हमारे लिए जरूर कुछ न कुछ लेकर आएंगे। दोनों बहनें ऐसी ही बातें कर रही होती है कि तभी उनकी चाची आ जाती है। तुम दोनों से तो मैं वैसे ही परेशान हूँ और एक तुम्हारे चाचा जो तुम्हारे लिए अपनी जान छिड़कते हैं। पता नहीं तुम दोनों बहनों ने ऐसा क्या जादू कर दिया है जो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। चाची हम आपकी बेटियों की तरह है, आप हमसे नफरत क्यों करती हैं? तो क्या हुआ, चाचा हमसे प्यार करती हैं तो? अपने चाचा की ज्यादा सगी बनने की जरूरत नहीं है, वरना मैं तुम्हें इस घर में रुकने नहीं दूंगी। और हाँ खबरदार, अगर तुम दोनों ने मेरे बारे में अपने चाचा को एक भी बात बताई तो मैंने तुमसे ढेर सारा काम करवाया है तो मैं तुम्हें इस घर से तुरंत बाहर निकाल दूंगी, समझी? नहीं नहीं चाची, हम ये सारी बातें क्यों बताएंगे? ये भी हमारा घर है, हम अपने घर की तरह इस घर में काम करते हैं। आपने हमसे कोई जबरदस्ती थोड़ी ना काम करवाया है। दोनों बहनें अपनी चाची के सामने बहुत होशियारी से बातें करती हैं।
उनकी चाची भी उन पर भरोसा कर लेती हैं और सभी रात को सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तो सुबह सुबह उनके चाचा घर वापस लौटते हैं। ये देखकर दोनों बहनें बहुत खुश होती है और भागी भागी अपने चाचा के पास आती है और उनसे बातें करने लगती है। तभी उनके चाचा उनसे कहते हैं, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे कपड़े लाया हूँ। तुम दोनों को मैं बहुत सारी चीज देना चाहता हूँ। अरे वाह चाचा जी, आपने तो हमें बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है। तुम्हारा चाचा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हें देना चाहता हूँ ताकि तुम दोनों खुश रहो। इतनी सुंदर सुंदर ड्रेस देखने के बाद उनकी चाची मन ही मन जलती है और कहती है, तुम अपनी बेटियों के लिए तो इतना सब कुछ ले आए, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? मैं तुम्हें जिंदगी भर से रोटी बनाकर खिला रही हूँ, तुम मेरे लिए एक साड़ी तक नहीं लाए। वो भाग्यवान, तुम्हें तो अभी दिवाली पर ही साड़ी दिलवाई थी, इसलिए तुम्हारे लिए नहीं लाया। हाँ, खा लेना अपनी बेटियों के हाथ से रोटी। मैं तुम्हें आज से एक रोटी नहीं खिलाने वाली। याद आ जाए तुम्हें कि तुम्हारी बीवी भी इस घर में रहती है, तब आ जाना। और हाँ, खाली हाथ मत आ जाना। अपने चाचा चाची की ये सारी बातें सुनकर दोनों बच्चियां वहाँ पास में खड़े होकर हंसने लगती है। थोड़ी देर बाद उनके चाचा आराम करने लगते हैं। तभी उनकी चाची चुपचाप उनके कमरे में जाती है। तुम दोनों को बहुत हंसी आ रही थी ना जब हम दोनों की बहस चल रही थी। तुम दोनों इस घर में रहने के लायक नहीं हो। तुम दोनों ने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती करी है। मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। पहले तुम्हारी माँ को मैं पसंद नहीं करती थी, जैसे तैसे उसे पीछा छूटा तो तुम दोनों से मेरा पाला पड़ गया। अब मैं तुम दोनों को इस घर से बाहर निकाल कर ही मानूंगी। लेकिन हमारी इसमें क्या गलती है? थोड़ा बहुत तो हर कोई हंस रहा था, हम भी हंस लिए। चाची, आप हमारे ऊपर ऐसे अत्याचार नहीं कर सकती। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, अगर आपने हमारे ऊपर अत्याचार किया तो मैं चाचा जी को सारी बातें बता दूंगी। अच्छा, तो अब तू मुझे बताएगी? एक तो गलती और ऊपर से माफी तक नहीं। मैं तुम दोनों का बुरा हाल कर दूंगी। मैं अभी तुम्हें डंडे से मारती हूँ, तब तुम दोनों की अकल ठिकाने आएगी। उनकी चाची पास में पड़ा डंडा उठाती है और उन्हें बहुत जोर जोर से मारती है। इतना मारती है कि दोनों की डर की वजह से और चोट की वजह से बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती हैं। तभी उनकी चाची घबरा जाती है और अपने पति को बुलाती है। सुनो सुनो, जल्दी मेरे पास आओ। उनके चाचा दौड़े दौड़े आते हैं। ये दोनों बच्चियों को पता नहीं क्या हो गया, मैं तो इन्हें बस डरा रही थी और ये दोनों यहाँ पर चक्कर खाकर गिर गई और उन्हें उठाकर सीधा हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद दोनों का इलाज करवाते हैं तो पता चलता है कि दोनों बच्चियों को किसी के बहुत मारने की वजह से इस हालत में हैं। तभी उनके चाचा अपनी पत्नी से पूछते हैं, देखो भाग्यवान, अगर तुमने ये सब किया है तो साफ साफ बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन अगर तुमने नहीं बताया और मुझे पता चला तो मैं तुम्हारे इस घर में रुकना मुश्किल कर दूंगा। ये दोनों मेरी बच्चियों की तरह है, मैं इन्हें क्यों मारूंगी? हाँ, वो बात अलग है कि मैं इन्हें डांट धमकाकर घर के सारे काम करवाती हूँ। दोनों मियाँ बीवी ये सारी बातें कर रहे होते हैं कि तभी डॉक्टर आते हैं और दोनों बच्चों की हालत ठीक होने के बारे में बताते हैं। ये सब सुनकर उनके चाचा बहुत खुश होते हैं और वहीं दूसरी तरफ उनकी चाची घबरा जाती है। चाचा दौड़कर कमरे में अपनी बच्चियों से मिलने जाते हैं और दूसरी तरफ उनकी चाची हॉस्पिटल से डरकर भाग जाती है और उसके पति के बहुत ढूंढने पर भी वो नहीं मिलती। अपने चाचा को परेशान देखकर रिंकी पूछती है, क्या हुआ चाचा जी, आप क्यों परेशान हैं? उनके चाचा उन्हें सारी बात बताते हैं कि तभी पिंकी कहती है, चाचा जी, आपका एक हफ्ते के लिए शहर जाना हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ा। चाची ने हमसे सारे काम करवाए और सुनाया, डांटा, मारा और फिर भी हमने उनके सारे काम करे और उन्होंने लास्ट में हमें इतना मारा कि हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। ये सारी बातें तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं तुम्हारी चाची को बिल्कुल सुधार देता, लेकिन तुम दोनों ये बातें छुपा क्यों रही थी? चाचा जी, हम नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से आपके घर में कलेश हो। जैसे घर का काम हम अपने घर में करते थे, वैसे ही हमने अपना घर समझकर ये सारा काम किया। हमने चाची से कोई बहस नहीं करी, लेकिन फिर भी चाची ने हमें कभी अपना नहीं माना। ये सारी बातें सुनने के बाद रिंकी और पिंकी के चाचा को एहसास होता है कि उसने उन दोनों बच्चों को उस घर में अकेले छोड़कर बहुत बड़ी गलती करी। और वहीं दूसरी तरफ उनकी चाची भागती भागती एक जंगल में पहुंच जाती है जहां दूर दूर तक कोई नहीं होता कि तभी उनकी चाची बहुत डर जाती है और उनके सामने रिंकी, पिंकी की माँ और बाप दोनों आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें बहुत अच्छी देवरानी समझती थी,
लेकिन तुमने मेरे बच्चों के साथ बहुत गलत किया। मेरी बच्चियां हॉस्पिटल में हैं। हमने हमेशा तुम्हें अपने घर में अच्छा दर्जा दिया, लेकिन तुमने हमेशा हमारे लिए गलत ही सोचा और तुम्हारी ये सोच कभी भी बदली नहीं। पिंकी और रिंकी के माता पिता उनकी चाची को डांटते हैं और उन्हें सही से व्यवहार करने को कहते हैं। बच्चियों के साथ अच्छा व्यवहार करने को कहते हैं। उनके माता पिता की सारी बातें सुनकर उनकी चाची सारी बातें इग्नोर कर देती है और घर आकर वापस से उन्हें बेफालतू में डांटने लगती है। रोजाना का अत्याचार देखते देखते रिंकी के माता पिता से रहा नहीं जाता और तभी वो रिंकी पिंकी के कमरे में लगी फोटो से बाहर निकलते हैं और अपनी बच्चियों से कहते हैं, सुनो मेरी प्यारी बच्चियों, मैं तुम्हें दिख नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ पर आई हूँ। ये तो माँ की आवाज है। हाँ, मैं हूँ मेरी बच्ची। तुम्हारी चाची तुम्हें रोजाना इसी तरीके से मारती पीटती रहेगी और तुम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा देना चाहती हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। माँ, जादुई लहंगा? ये कैसा लहंगा होता है? बेटा, हमने तुम्हारी चाची को बहुत समझाया, लेकिन वो हमारी बातें कभी ना समझ सकी। वो तुम पर बहुत अत्याचार करती है, इसलिए ये एक जादुई लहंगा है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। इसे ध्यान से अपने कमरे में रखना और ये तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम दोनों जो जो इससे मांग सकती हो, ये तुम्हारी हर इच्छा को पूरा भी करेगा। अरे वाह माँ, आपने तो कमाल कर दिया। इतना कहकर उनकी माँ वहाँ से चली जाती है और अगले दिन दोनों बच्चियाँ उठती है और अपनी जादुई लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगे, बहुत सारा काम करने को है, तुम हमारा घर का काम कर दो। रिंकी के इतना कहते ही जादुई लहंगा झाड़ू पोछा लेकर पूरे घर में लग जाता है और पूरे घर को साफ सुथरा कर देता है। ये देखकर उसकी चाची हैरान रह जाती है और फिर दोनों बच्चियां ये सारी बातें अपनी चाची को बताती है कि उनके पास जादुई लहंगा है जो उनकी सारी इच्छा को पूरा करेगी। उनकी चाची बहुत लालची होती है, उसके मन में बहुत लालच आ जाता है। तभी वो लहंगे को चुराने के बारे में सोच लेती है। रात होते ही वो बच्चियों के कमरे में लहंगा चोरी करने जाती है, लेकिन लहंगा उनकी खूब पिटाई लगाता है। तभी शोर से दोनों बच्चियां उठ जाती हैं और अपनी चाची को पिटाई खाता देखकर बहुत खुश होती है। अरे चाची, लहंगा चोरी करने से पहले पूछ तो लेती, ये लहंगा हमारी माँ का है और आपने इसे लालच की नजरों से देखा और इसे चोरी करना चाहा, इसलिए ये आपकी पिटाई लगा रहा है। इस तरह रोजाना दोनों बच्ची अपने घर का सारा काम लहंगे से करवा लेती और उन्हें जो भी चाहिए होता वो लहंगे से मंगवा कर खा लेती। दोनों बच्चियां अपनी जिंदगी में बहुत खुश हो जाती है और साथ में उस जादुई लहंगे की मदद से अपने सारे काम समय से पूरे कर लेती है, जिस वजह से उनकी चाची उन्हें कुछ नहीं कह पाती और वो अपनी जिंदगी में बहुत मौज मस्ती भी करने लगते हैं। अब दोनों बहनें बहुत खुश रहने लगते हैं। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती और दोनों के पास अब जादुई लहंगा होता है, इसलिए वो जादुई लहंगे की मदद से अपना खुद का घर भी बनवा लेती हैं और उसी में रहने लगती हैं। अब उन्हें किसी चीज की कोई जरूरत पड़ती तो वो जादुई लहंगे से कहकर मंगवा लेती। इस तरह से सभी लोग उससे बहुत खुश रहते हैं और उनके घर में आने जाने लगते हैं और दोनों बहनें भी बहुत खुश होती है। बहुत समय पहले की बात है, जहां अनुष्का एक छोटे से गांव में अकेली रहती थी। अनुष्का बहुत मेहनती और नेक दिल और साफ लड़की थी। अनुष्का अकेली ही घर का सारा काम संभालती, साथ ही साथ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम भी किया करती और कुछ पैसे इकट्ठे होने पर अपने स्कूल भी जाया करती। पाई पाई इकट्ठा करके अनुष्का अपने स्कूल की फीस जमा करती और अपने खाने पीने का इंतजाम करती। अनुष्का के गांव में बहुत कम स्कूल थे, जिस वजह से अनुष्का अपने बजट के हिसाब से एक छोटे से स्कूल में पढ़ रही होती है। गांव के गरीब बच्चे भी स्कूल में पढ़ा करते थे। एक दिन की बात है, जब अनुष्का अपने स्कूल जा रही थी, तभी रास्ते में जा रही उसकी दोस्त उसे मिल जाती है। आज तुम सब यहीं से जा रहे हो? अगर तुम लोग रोज यहीं से जाते हो तो मुझे भी मिल जाया करो, हम सब साथ जाया करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, हम तुम्हें मिल जाया करेंगे, फिर सारे साथ में चला करेंगे। हाँ, हम साथ में चल सकते हैं और अब जब हम सब अच्छे दोस्त बन ही चुके हैं तो हम सब स्कूल साथ जा सकते हैं। और सुनो, कल मेरा जन्मदिन भी है, तुम दोनों को मेरे घर जरूर आना है। हाँ हाँ, हम तुम्हारे जन्मदिन में जरूर आएंगे। अनुष्का, तुम मेरे साथ चलोगी ना? अनुष्का ये सुनकर बहुत खुश होती है।
लेकिन जब जन्मदिन में चलने की बात आती है तो अनुष्का घबरा जाती है, क्योंकि उसके पास फिजूल खर्चा करने के लिए पैसे नहीं होते और वो घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम होते हैं और जन्मदिन तो आते जाते रहते हैं। मैं नहीं आ सकती, मुझे माफ करना। अरे तुम्हें ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से तुम मेरे जन्मदिन पर नहीं आओगी? आखिरकार एक दोस्त का जन्मदिन है, तुम्हें सोचना चाहिए अनुष्का। अरे तुम ये सारी बातें छोड़ो और अब हमें स्कूल चलना चाहिए, कभी फुर्सत से बताऊंगी। इतना कहकर तीनों दोस्त स्कूल के लिए चलने लगते हैं। तीनों दोस्त स्कूल पहुंचकर अपनी क्लास में जाते हैं। तीनों दोस्त अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्लास में सबसे बदमाश लड़की प्रियंका आती है, जो सभी से हमेशा लड़ती रहती है। टीचर के क्लास में ना होने की वजह से प्रियंका हर किसी से लड़ती झगड़ती है और उन तीनों दोस्तों के पास जाती है और कहती है, तुम तीनों में बड़ी बनती है, मैं तुम तीनों से अपना होमवर्क कंप्लीट करवाऊंगी। चिंता मत करो, जितनी एकता तुम अपनी दोस्ती निभाने में बना कर रखती हो, उतनी एकता मेरा काम कंप्लीट करने में रखना, क्योंकि मुझे अपना काम कैसे भी कंप्लीट करवाना है, चाहे तुम तीनों मिलकर करो या कोई एक। इतना कहकर प्रियंका अपनी ढेर सारी कॉपियां लाती है और तीनों के सामने पटक देती है और उनसे बिना पूछे उनके बैग में अपनी कॉपियां रख देती है और उन्हें गुस्से से कहती है, मुझे लगता है कि मैंने तुम तीनों को अच्छे से सारा काम समझा दिया। अब मुझे आशा है कि मेरा काम मुझे समय पर कंप्लीट होकर मिल जाएगा, है ना? प्रियंका अपनी कॉपियां दे देती है और तीनों दोस्त चुपचाप उसकी बात मान लेती हैं। थोड़ी देर बाद क्लास की टीचर क्लास में आ जाती है। अरे वाह, क्लास में तो आज बहुत शांति का माहौल बना हुआ है। अगर ऐसे ही शांति का माहौल रोज मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन कोई बता सकता है कि आज सभी इतने शांत क्यों है? टीचर की बात सुनकर क्लास के सभी बच्चे चुपचाप बैठे रहते हैं, क्योंकि प्रियंका का दबदबा सभी बच्चों पर बना हुआ था, जिसके सामने कोई भी हिम्मत करके नहीं बोल सकता था। तभी प्रियंका टीचर से कहती है, अरे टीचर जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि हम सब चुपचाप बैठे हैं, वरना शोर करते हुए तो हम आपको गंवार लगते हैं। इसलिए आप बस पढ़ाने में ध्यान दो। क्लास में सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, इसलिए चुपचाप बैठे हैं। प्रियंका की बात सुनकर टीचर क्लास में पढ़ाने लगती है और साथ ही साथ सभी बच्चे अपना काम भी टीचर के साथ ही कर लेते हैं और कुछ बच्चे अपने डाउट पूछते हैं तो कुछ अपने कॉपियां चेक करवाते हैं। थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं और वो तीनों दोस्त इकट्ठे होकर साथ जा रहे होते हैं और आपस में बातें करते हैं। क्या दबदबा बना रखा है प्रियंका ने क्लास में। सभी बच्चे उससे इतना डरते हैं कि आज टीचर के पूछने पर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं तो उसका दिया हुआ काम नहीं करूंगी, चाहे वो कुछ भी कर ले, और अगर उसने मुझे कल कुछ कहा तो मैं प्रिंसिपल के पास चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, वो हमारी क्लासमेट है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और हो सकता है वो किसी वजह से अपना काम कंप्लीट ना कर पा रही हो, जिस वजह से उसने हमें अपना काम करने को दे दिया। हम सभी उसका काम कर भी देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी रिवीजन हो जाएगी। सभी बच्चे अपने अपने घर पहुंच जाते हैं और वो तीनों भी अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर अनुष्का को बहुत सारे काम होते हैं। वो अपने ढेर सारे काम निपटाती है। उसके बाद बाकी घरों में जाकर साफ सफाई का काम कर देती है और वहां से थकी हुई आती है तो प्रियंका की कॉपी कंप्लीट करने लगती है, जिसकी वजह से उसे आराम करने का भी टाइम नहीं मिलता। ऐसे ही रात हो जाती है और वो अपने लिए 2 रोटी बनाती है और खाना खाकर वो सो जाती है। अगले दिन सुबह होती है। सभी बच्चे रोजाना की तरह स्कूल आते हैं और वो तीनों दोस्त भी रास्ते में मिल जाते हैं। दोस्तों, तुम दोनों ने उसकी कॉपी का काम कंप्लीट कर दिया? हाँ, मैंने तो उसका काम सबसे पहले कंप्लीट कर दिया और फिर मैंने अपना काम किया। कितना डरती हो तुम दोनों। मैंने उसकी कॉपी को हाथ तक नहीं लगाया। जैसी कॉपी उसने दी थी मैं तो वैसी ही कॉपी उठा लाई। मुझे किसी से डर नहीं लगता। सभी बच्चे स्कूल पहुंचते हैं और वो तीनों दोस्त भी स्कूल में पहुंचती हैं। क्लास में पहुंचते ही प्रियंका सामने खड़ी होती है और तीनों से अपनी कॉपी मांगकर कहती है, अब तुम तीनों मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई हो। लाओ मेरी कंप्लीट कॉपियाँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज तुम तीनों ने मेरी बात रखी और तुम तीनों ही मेरा काम करके लाई हो। हाँ, हमने तुम्हारा काम कर दिया है। हाँ, मैंने तुम्हारा काम घर पर जाते ही कर दिया था।
सुनो प्रियंका, मैंने तुम्हारा कोई काम नहीं किया क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और मैं शॉपिंग में बिजी थी। मैं तुम्हारी कॉपी में एक शब्द तक नहीं लिखा है। ये लो अपनी कॉपी। उस लड़की की बात सुनकर प्रियंका को गुस्सा आ जाता है और प्रियंका उससे बिना पूछे अपनी कॉपियाँ निकालने लगती है। कॉपी निकाल कर प्रियंका अपना सारा काम चेक करती है तो दोनों कॉपी कंप्लीट होती है, लेकिन एक कॉपी कंप्लीट नहीं होती। अपनी कॉपी कंप्लीट ना होने की वजह से प्रियंका बहुत गुस्से में होती है क्योंकि आज सारी कॉपियाँ प्रिंसिपल के रूम में चेक होने जानी थी। प्रियंका गुस्से से अपना पेंटिंग कलर निकालती है और सभी पेंटिंग कलर बर्थडे वाली लड़की की यूनिफॉर्म पर डाल देती है। तुमने ये क्या किया? आज मेरा बर्थडे है और फिर तुम अपना दबदबा सभी बच्चों पर नहीं बना सकती। मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा था कि मैं तुम्हारा काम कंप्लीट कर दूंगी, लेकिन बर्थडे की वजह से मैं शॉपिंग करने निकल गई थी और तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं कर पाई। लेकिन तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और मैं जा रही हूँ प्रिंसिपल के पास। आज देखती हूँ तुम्हें कौन बचाएगा। बर्थडे वाली लड़की बहुत गुस्से में होती है और वो अपनी गंदी यूनिफॉर्म में प्रिंसिपल के रूम में चली जाती है और वहाँ जाकर प्रियंका की हरकतों के बारे में सब कुछ साफ साफ बता देती है। प्रिंसिपल अपने स्कूल में ये सब होता हुआ देखकर प्रियंका को अपने रूम में बुलाते हैं और प्रियंका को डांटते हैं। प्रियंका वहाँ खड़ी होकर चुपचाप डांट खा लेती है, लेकिन उसके बाद वो बर्थडे वाली लड़की से बदला लेने के बारे में सोच लेती है। प्रिंसिपल प्रियंका को भेज देते हैं। तब तक स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सभी बच्चे हॉल में आ जाते हैं। सभी बच्चे हॉल में खड़े होते हैं। तभी प्रियंका भी वहां पहुंच जाती है और बर्थडे वाली लड़की के पास जाकर कहती है, तूने आज प्रिंसिपल को सब कुछ बोल दिया जिसकी वजह से मुझे बहुत डांट लगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये डांट खाकर डर जाऊंगी? मैं तुम्हें इतना परेशान कर दूंगी कि तुम इस स्कूल को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाओगी। देखना तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। आज इसका जन्मदिन है। प्रियंका, तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। तुम ऐसी बातें मत करो। तुम दोनों को लड़कर कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हम एक दूसरे के दोस्त हैं और साथ ही साथ क्लासमेट भी हैं। आज इसने जो मेरे साथ किया है उसके लिए मैं इसको कभी माफ नहीं कर सकती और दोस्त और क्लासमेट तुम्हारी होगी। मैं इसको अपनी दोस्त या क्लासमेट नहीं मानती। प्रियंका, आज सच में तुमने बहुत गलत किया। तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। आज इसका जन्मदिन है। हाँ, मैं इसे माफी नहीं मांगूंगी। और तुम कौन होती हो मुझे सिखाने वाली? हाँ। ये सारी बातें होकर सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। प्रियंका बहुत गुस्से में होती है और बिना सोचे समझे बड़बड़ाते हुए चलती रहती है और चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाती है। जंगल में एक चुड़ैल रहती थी जो बहुत चालाक थी और साथ ही साथ वो बदसूरत भी थी। चुड़ैल अपनी सुंदरता के लिए रोजाना एक जाल बिछाती है। मैं इस लिपस्टिक के पेड़ को तैयार कर चुकी हूँ। अब मैं अपने जादू से छुपकर देखूंगी। जो भी लड़की इस जादू लिपस्टिक के पेड़ को देखकर लालच में आएगी, मैं उसको अपने वश में कर लूंगी और उसकी सुंदरता को छीन लूंगी और फिर मैं भी सुंदर हो जाऊंगी। प्रियंका गुस्से में बड़बड़ाकर चल रही होती है और चलते चलते उसे जादुई लिपस्टिक का पेड़ दिखता है और वो पेड़ को देखकर कुछ समझ नहीं पाती क्योंकि वो इस बात से बेखबर थी कि उस जंगल में एक चुड़ैल रोजाना इसी तरीके से जाल बिछाती है। प्रियंका पेड़ को देखकर कहती है, अरे वाह, ये कितना सुंदर पेड़ है। मैंने ऐसा पेड़ पहली बार देखा है जिस पर सुंदर सुंदर लिपस्टिक लगी हो। इस पेड़ की हर लिपस्टिक कितनी सुंदर दिख रही है, लेकिन इतने सुंदर और बड़े पेड़ पर मैं कैसे चढ़ूं? प्रियंका इधर उधर देखती है, फिर उसे एक बड़ी लंबी पेड़ की टहनी पड़ी हुई दिखती है जिसकी सहायता से वो उस पेड़ की लगी लिपस्टिक तोड़ लेती है और वहीं पास में बैठी हुई चुड़ैल उसे अपने वश में कर लेती है और एक पिंजरे में कैद कर लेती है। और तभी चुड़ैल उससे कहती है, कितनी सुंदर लड़की मेरे जाल में फंसी है। अब मैं तुम्हारी सारी सुंदरता छीन लूंगी और मेरी बदसूरती तुम्हारे ऊपर लग जाएगी। चुड़ैल की बातें सुनकर प्रियंका कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन जैसे ही चुड़ैल उसकी सुंदरता को छीन लेती है और उसकी सुंदरता अपने ऊपर लगा लेती है, तब ये सब देखकर प्रियंका घबरा जाती है और कहती है, आखिर तुम कौन हो और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मैं तुम्हारी सुंदरता देखकर खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए मैंने तुम्हारी सुंदरता ले ली। अब तुम मेरा चेहरा लेकर घूमो और मैं तुम्हारा। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और प्रियंका वहाँ बैठे बैठे रोने लगती है।
मैं हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाया करती थी और दूसरों के साथ गलत किया करती थी। आज मेरे साथ ही गलत हो गया। अब मैं क्या करूं? इस बदसूरत चेहरे को लेकर कहाँ जाऊं? मुझे तो मेरे घर वाले पहचानने से भी मना कर देंगे। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ। प्रियंका रोते रोते एक कुएं के पास जाकर बैठ जाती है और कुएं के पास बैठकर प्रियंका जोर जोर से रो रही थी। और रोजाना की तरह अनुष्का उस जंगल से कुछ फल सब्जियां लेने जाती है और वो प्रियंका को रोता हुआ देखकर कहती है, अरे आंटी, आप यहाँ पर बैठकर क्यों रो रही हैं? आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए, मैं आपकी मदद कर दूंगी। हे भगवान, मैं कैसे समझाऊं कि मैं वही प्रियंका हूँ जिसने क्लास के सभी बच्चों को परेशान कर रखा था। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मुझे हर कोई पहचानने से मना कर देगा। क्या तुम प्रियंका हो? लेकिन तुम इतनी बदसूरत कैसे दिख रही हो? तुम्हारा ये हाल किसने किया? अनुष्का वहीं पर बैठ जाती है और प्रियंका अपनी सारी आपबीती उसे बताती है और रोने लगती है। तुम ऐसे मत रो, इस मुसीबत का हल भी निकल जाएगा। प्रियंका अनुष्का को अपने साथ उस जादुई लिपस्टिक के पेड़ के पास ले जाती है और अचानक दोनों को परेशान देखकर वहां से गुजर रही नीली परी उनके पास आती है और कहती है, अरे तुम दोनों इतना परेशान हो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा और तुम उस जादुई लिपस्टिक के पेड़ के पास नहीं जा सकते क्योंकि वो एक चुड़ैल का जादुई लिपस्टिक का पेड़ है। अगर तुम दोनों फिर से उस पेड़ के पास जाओगी तो चुड़ैल के जाल में फंस जाओगी। हम लोग पहले ही बहुत परेशान हैं। अगर आप वही चुड़ैल हैं और अपना रूप बदलकर हमारे सामने आई हैं तो कृपया करके यहाँ से चली जाइए और मेरी दोस्त को ठीक कर दीजिए। बच्चों, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। तुम्हें चुड़ैल ने अपने जाल में फंसा लिया और अब तुम उस जाल में ना फंसो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ पर आई हूँ। मैं एक जादुई परी हूँ। मैं हमेशा लोगों की मदद करती हूँ। तुम दोनों को परेशान होकर गलत रास्ते पर जाते हुए देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ सही रास्ता दिखाने आई हूँ। परी जी, कृपया करके आप हमारी मदद करिए। अगर आप सच में एक जादुई परी हैं, तो उस चुड़ैल के मायावी जाल में फंसी हुई बाकी बच्चियों भी छुड़ा लाइए। साथ ही साथ मेरी दोस्त की खूबसूरती भी लौटा दीजिए। दोनों बच्चियों को परेशान देखकर परी अपने साथ दोनों बच्चियों को अपने साथ ले जाती है और चुड़ैल के जादुई लिपस्टिक के पेड़ को अपने जादू से नष्ट कर देती है। पेड़ जैसे ही नष्ट होता है, प्रियंका की खूबसूरती पहले की तरह वापस लौट आती है। साथ ही साथ जैसे ही पेड़ नष्ट होता है, चुड़ैल भी नष्ट हो जाती है। ये देखकर अनुष्का को बहुत खुशी होती है। धन्यवाद परी, आज आपकी मदद से मेरी दोस्त पहले की तरह वापस खूबसूरत हो गई। आज अगर आप ना होती तो शायद मैं भी चुड़ैल की जाल में फंस जाती। थैंक यू परी जी, आज आपकी वजह से और अनुष्का की वजह से मेरी खूबसूरती वापस लौट आई और अब मैं खुशी से घर जा सकती हूँ। लेकिन अनुष्का, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है। मैं तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी करी और तुमने फिर भी मेरा साथ दिया। तुम बहुत अच्छी हो अनुष्का। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। अब से मैं लोगों की मदद किया करूँगी और मैं किसी को भी परेशान नहीं करूँगी। मेरे लिए इससे खुशी की बात क्या होगी कि तुम अब सबकी मदद करोगी और सबसे अच्छा बर्ताव करोगी। चलो अब घर चलते हैं, तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी चिंता हो रही होगी। इतना कहकर प्रियंका और अनुष्का इकट्ठे अपने घर की तरफ चल देती हैं। जैसे ही प्रियंका अपने घर पहुंचती है, तभी अनुष्का अपने घर जाने लगती है, लेकिन प्रियंका उसे रोकती है और अपने घर ले जाती है। जिसके बाद प्रियंका अपने साथ घटित सारी घटना अपने घर वालों को बताती है और प्रियंका के माता पिता अनुष्का को ढेर सारे उपहार देते हैं और उसका धन्यवाद करती हैं।